हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं मेसोपोटामिया के लेखन कला के बारे में। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह लेखन कला और अपने शहरी जीवन के लिए जानी जाती है और इस टॉपिक का भी नाम यही है, लेखन कला और शहरी जीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी मेसोपोटामिया की भूगोल और शहरीकरण के महत्व के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा EMRS PGT हिस्ट्री के ऊपर थर्ड वीडियो है और इससे पहले वाले वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं लेखन कला के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखन कला में हम देखेंगे कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ और ये जो लिखित साक्ष्य हमें मिलेंगे ये मिट्टी की पट्टिका के रूप में मिलेंगे, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मेसोपोटामिया वासियों की जो लिपि थी वो कीलाकार या कीलाक्षर लिपि थी, तो इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही ये देखेंगे कि जो पट्टिका मिली है, मिट्टी की जो हमें पट्टिका मिली है, जिन्हें अंग्रेजी में टैबलेट कहते हैं, ये हमें ऐतिहासिक स्रोत के रूप में किस प्रकार से हेल्प करती है मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने में। साथ ही हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला का जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले किस प्रकार से हुआ था और इसके पीछे क्या स्टोरी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे लेखन कला की प्रणाली के बारे में। साथ ही हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया में जो साक्षरता का स्तर था वो क्या था। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि जो मेसोपोटामिया की जो लेखन कला है इसकी विश्व को क्या देन है। और सबसे अंत में चर्चा करेंगे एक पुस्तकालय के बारे में जिसका निर्माण असीरियाई शासक के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि लेखन कला के विकास के बारे में। तो देखिए, लेखन कला क्या होती है और मौखिक भाषा क्या होती है उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि हमारी जो भाषा है वह हिंदी है और इस हिंदी भाषा को जिस हम दृश्य संकेतों में और या चिन्हों में हमने प्रस्तुत किया है उसे कहते हैं देवनागरी। तो हमारी जो लिपि हो गई वो देवनागरी हो गई और भाषा हो गई वो हो गई हिंदी। इसी प्रकार से हम मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया में अलग अलग समय में अलग अलग भाषाएं बोली गई हैं। इनमें जो सबसे प्राचीन भाषा थी वो सुमेरियन थी। फिर सुमेरियन के बाद में अक्कदी भाषा आती है, फिर अरामाइक भाषा आ जाती है। लेकिन मेसोपोटामिया वासियों की जो लिपि थी वो लिपि थी कीलाकार लिपि। जिस प्रकार से हिंदी की लिपि देवनागरी होती है वैसे ही मेसोपोटामिया वासियों की जो लिपि थी कीलाकार लिपि थी, जिसे कीलाक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेखन या लिपि की बात कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो हमारी उच्चारित जो ध्वनियां होती हैं उनको दृश्य संकेतों, ऐसे संकेत जिन्हें हम देख सकें और चिन्हों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे कहते हैं लिपि। मेसोपोटामिया की बात करें तो हमें जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो मिट्टी की पट्टिका पर मिले हैं, जिन्हें हम टैबलेट्स कहते हैं, क्योंकि उस समय कागज का निर्माण नहीं हुआ था। तो ये जो अपने संदेश थे या हिसाब किताब होता था ये मिट्टी की पट्टिका पर लिखते थे। और यहाँ पर हमें जो सबसे प्राचीन पट्टिकाएं मिली हैं वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। ये एक प्राचीन पट्टिका का एक चित्र दिया हुआ है, ये 3200 ईसा पूर्व की है। और इन पट्टियों की जो ऊंचाई होती थी वो 3.5 सेंटीमीटर या इससे कम होती थी। और इन पट्टिकाओं पे बहुत सारे चित्र या चिन्ह बने हुए होती थी, साथ ही उनकी संख्याएं होती थी। और इस प्रकार से बैल हो गई, मछली हो गई, रोटियां हो गई, इनकी लगभग 5000 सूचियां हमें मेसोपोटामिया के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। और ये माना जाता है कि जो दक्षिणी शहर है उरुक शहर है, तो उस उरुक शहर में जो मंदिर में आने वाली वस्तुएं और बाहर जाने वाली जो वस्तुएं होती थी उनको एक पट्टिका पर लिखा जाता था। अब हम चर्चा करते हैं कि लेखन जो कार्य है वो शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, जब हम शहरीकरण का महत्व पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि शहर के लोगों को अपना जो हिसाब किताब है वो लिखित रूप में रखना पड़ता था और यही वजह है कि लेखन कला का विकास हुआ। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को उसके लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। क्योंकि शहर में जो लेन देन होता था वो अलग अलग समय पे होता था, कई लोगों के बीच में होता था या कई लोगों के साथ में होता था। बहुत सारे माल या वस्तु या अनेक प्रकार की वस्तुओं के बारे में उन शोधों का जिक्र होता था और यही वजह है कि उनको लिखित हिसाब किताब की जरूरत पड़ी। और इसी कारण जो मेसोपोटामिया में लेखन कला का धीरे धीरे विकास हुआ। देखिए, मेसोपोटामिया में जितने भी हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं उनमें अधिकतर जो साक्ष्य हैं मिले हैं वो हमें पट्टिका के रूप में मिले हैं और ये पट्टिकाएं मिट्टी की बनी होती थी और इस काम को एक एक्सपर्ट व्यक्ति ही कर सकता था। तो देखिए, मेसोपोटामिया के जो लोग थे ये मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे और इन मिट्टी को बनाने के लिए एक प्रोसेस हुआ करता था। सबसे पहले चिकनी मिट्टी लेते थे, उनको गीला करते थे और उसे गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टिका का रूप देते थे जिसे हाथ में आसानी से पकड़ा जा सके। तो यहाँ पर ये पट्टिकाओं के चित्र दिए हुए हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये इस प्रकार की जो पट्टिकाएं हैं जिनको हाथ में आसानी से पकड़ा जा सकता है। साथ ही इनके जो कॉर्नर हैं आप देखेंगे ये गोलाकार हैं। तो ये ध्यान रखा जाता था कि पट्टिका को पकड़ने में आसानी हो। और फिर इन पट्टिकाओं पर जब ये थोड़ी नमी रहती थी, इनमें ये गीली होती थी, तो उसी वक्त इन पर लिखा जाता था। अब बात करते हैं इस लिपि की, बात करते हैं जिसे हम कीलाकार या कीलाक्षर लिपि कहते हैं। कीलाकार या कीलाक्षर लिपि कहते हैं, इस लिपि की बात करते हैं।
तो देखो मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती थी जब वो थोड़ी नम होती थी तो उसी समय तीली की तेज नोक से इन पर एक कीलाकार जैसे चिन्ह बना दिए जाते थे। ये जो हमारी कील होती है इस प्रकार के चिन्ह बना दिए जाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी वजह से इस लिपि को कीलाकार लिपि कहते हैं और कीलाकार को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूनिफॉर्म। और ये क्यूनिफॉर्म है, ये लातिनी एक शब्द है क्यूनियस, उससे लिया गया है जिसका अर्थ होता है खूंटी। खूंटी से हम यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं कील से। और फार्मा, फार्मा का अर्थ होता है यहाँ पर आकार, अर्थात कील के आकार का कीलाकार। अर्थात ये जो खूंटी या फार्मा यानी कील जैसा जो आकार होता है वो इसका अर्थ होता है। इसी वजह से इस लिपि को कीलाकार लिपि कहा जाता है क्योंकि जो इसके अक्षर होते हैं वो कील के आकार के होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इन पट्टिकाओं से हमें मेसोपोटामिया के इतिहास की किस प्रकार से जानकारी मिलती है। जैसे हम उदाहरण लें कि हमारे हड़प्पा सभ्यता है, भारत की जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो हमें मोहर मिली है वहां पर भी एक लिपि मिली है जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। मतलब चित्रों के माध्यम से कुछ लिखा गया है और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यही वजह है कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में केवल 10% जानकारी प्राप्त होती है। जिस वक्त हम इस लिपि को पढ़ पाएंगे तो उस वक्त हमें हड़प्पा के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होंगी, लेकिन मेसोपोटामिया के बारे में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी हमें पट्टिकाएं मिली हैं उस पे कीलाकार लिपि में लिखा हुआ है और ये लिपि पठनीय है, मतलब इसको पढ़ा जा सकता है। यही रीजन है कि मेसोपोटामिया के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हड़प्पा सभ्यता की तुलना में कहीं ज्यादा मिलती है। होता क्या था कि जब ये लोग हिसाब किताब करते थे तो प्रत्येक हिसाब के लिए एक अलग पट्टिका बनाते थे और जब वो हिसाब किताब जैसे किसी ने कोई वस्तु ली और वो उसे वापस लौटा देता था तो वो हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। इस प्रकार से क्या होता था, प्रत्येक सौदे के लिए एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी, चाहे वह सौदा छोटा हो या बड़ा हो। इसी वजह से हमें यहाँ पर सैकड़ों पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं और जिनकी सहायता से हमें मेसोपोटामिया के जो सभ्यता है उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि लेखन कला का जो प्रयोग है वो कैसे शुरू हुआ, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए मेसोपोटामिया में लेखन कला का प्रयोग कैसे हुआ इसके पीछे एक स्टोरी है। एक सुमेरियन महाकाव्य में एक राजा होता है एनमरकर। उसके अनुसार ये माना गया है कि सबसे पहले जो व्यापार में जो लेखन कला की जो व्यवस्था की गई थी वो राजा के द्वारा ही की गई थी। और सुमेरियन साहित्य में लिखा हुआ है एनमरकर को उरुक में एक मंदिर बनवाना था और उस मंदिर की सजावट के लिए उससे बहुत सारे लाजवर्द अर्थात बहुमूल्य पत्थर चाहिए थे और उसके लिए वो अपने एक दूत को भेजता है और उस दूत का नाम होता है अर्टा। उसको एक अपना मौखिक संदेश देता है कि वो दूर देश में जाकर और उस राजा के पास से ये लाजवर्द और बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आए जो मंदिर में सजावट के लिए जरूरी है। वो अर्टा नामक दूत है, वो काफी दिनों तक चलता है। इस साहित्य में इस प्रकार से विवरण किया हुआ है कि वह दिन में तो सूर्य के बताए रास्ते पर, रात में चांद की रोशनी के सहारे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वो एक पहाड़ी, दो पहाड़ी, इस प्रकार 5, 6 और 7 पहाड़ियों को क्रॉस करता हुआ वो एक सूसा नामक नगर पर पहुंचता है। तो वो जब अर्टा यहाँ पर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होता है तो वो देखता है कि सूसा के जो निवासी हैं उसे चूहे की तरह नजर आते हैं, मतलब आकार में थोड़े छोटे नजर आते हैं। और ये जो अर्टा दूत होता है ये सूसा के राजा के सामने अपने राजा का संदेश मौखिक बताता है, लेकिन वो इतने समय के पश्चात में पहुंचता है तो वो अपना संदेश भूल जाता है। तो ठीक प्रकार से वह राजा को अपना संदेश नहीं दे पाता है और ये प्रक्रिया बहुत बार होती है। अंत में क्या करता है एन मरकर उसे एक पट्टिका लिख कर देता है, मतलब लिखित में ऐसी सूचनाएं देता है और फिर वो अपना संदेश लेकर वापस से सूसा के राजा के पास में जाता है। तो सूसा का राजा इस प्रकार की पट्टिका और उस पर देखे गए चिन्ह को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये सब नया था। तो इस प्रकार से माना जाता है कि जो लेखन कला का जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले राजा के द्वारा शुरू किया गया था और उस राजा का नाम था एनमरकर। यह सबसे प्रारंभिक राजाओं में से एक माना जाता है मेसोपोटामिया के और इसका जिक्र किया गया है एक सुमेरियन महाकाव्य में। ये माना जाता है कि ये कहानी एक काल्पनिक है, लेकिन इससे ये जरूर पता चल जाता है कि लेखन कला का जो विकास हुआ होगा या प्रयोग हुआ होगा वो किस प्रकार से हुआ होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लेखन कला का जो प्रयोग थे वो कहाँ कहाँ करते थे हिसाब किताब लिखने के अलावा। जो मुख्य कार्य होता था वो हिसाब किताब होता था, लेकिन इसके अलावा वो लेखन कला का प्रयोग कहाँ करते थे। तो देखिए हिसाब किताब के अलावा जो लेखन कला का जो प्रयोग था वो शब्दकोश बनाने में, साहित्य निर्माण करने में किया जाता था, राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करने में, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने में। तो इसका तात्पर्य हो गया कि जब व्यक्ति एक से दूसरे व्यक्ति को भूमि बेचता था तो वो पट्टिका पर ऐसा लिख कर देता था और ये उस समय का एक कानूनी मान्यता पत्र हो जाता था। या फिर दान देने के लिए भी इस प्रकार की पट्टिकाओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही जब राजा कानून में परिवर्तन करता था तो उनको उद्घोषित करने के लिए भी इस प्रकार की पट्टिकाएं लिखता था ताकि जो संदेश है वो आम जनता तक पहुंच सके।
तो इस प्रकार से जो लेखन कला का प्रयोग था वो हिसाब किताब के अलावा शब्दकोश बनाने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने और कानूनों में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किए जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। अब हम चर्चा करते हैं भाषा और लिपि की बात करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ की जो लिपि है वो कीलाकार लिपि है और जो प्रारंभिक जो ज्ञात भाषा थी वो थी सुमेरियन भाषा। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण थे अर्थात जो लिपि थी वो कीलाकार थी और प्रथम ज्ञात भाषा थी यहाँ की सुमेरियन। उसके बाद में 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन जो भाषा का स्थान है वो अक्कदी भाषा ने ले लिया था। ये हमने मेसोपोटामिया के सामान्य परिचय में भी पढ़ा था कि जो इसकी सबसे प्राचीन या प्रारंभिक जो भाषा थी वो सुमेरियन थी। सुमेरियन के बाद में अक्कदी आती है और अक्कदी के बाद में जो भाषा आती है वो होती है अरामाइक भाषा। तो मेसोपोटामिया की जो प्रारंभिक भाषा थी वो सुमेरियन थी और इस भाषा को कीलाकार लिपि में लिखा जाता था। फिर 2400 ईसा पूर्व के आसपास कीलाकार लिपि का जो प्रयोग है वो अक्कदी भाषा के लिए किया जाने लगा और अक्कदी भाषा को कीलाकार लिपि में लिखने का जो रिवाज है ये 2400 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी की पहली शताब्दी अर्थात 2000 वर्ष बाद तक चला। अब चर्चा करते हैं हम लेखन प्रणाली की चर्चा करते हैं। तो देखिए जो कीलाकार या केलाकार जो चिन्ह होते थे ये किसी ध्वनि के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता था। जैसे व्यंजन हो गया स्वर के लिए प्रयोग ना किया जाकर प्रत्येक अक्षर के लिए एक अलग चिन्ह होता था। जैसे अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। इनमें से 5 लेटर होते हैं ए ई आई ओ यू, ये स्वर को प्रेजेंट करते हैं। बाकी के जो अक्षर होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह मिलेंगे आपको वो एक वर्ण के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे ए के लिए अलग चिन्ह नहीं मिलेगा यहाँ पर जो चिन्ह मिलते थे वो अक्षर के लिए मिलते हैं। जैसे अंग्रेजी की अक्षरों की बात करें तो जैसे पुट हो गया, इन हो गया, ला हो गया, ये अक्षर हो गए जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं। तो इन अक्षरों के लिए मेसोपोटामिया में अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। एक अक्षर के लिए अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता था और यही वजह थी कि यहाँ पर सैकड़ों चिन्ह जो लिपिक होते थे उनको सीखने पड़ते थे और इन चिन्हों को गीली पट्टी पर लिखना पड़ता था सूखने से पहले, क्योंकि सूखने के बाद में उसे लिखा नहीं जा सकता था। इसीलिए जो मेसोपोटामिया में जो लेखन कार्य है इसमें बड़ी कुशलता चाहिए थी और यही कारण है कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कार्य है एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। अब हम बात करते हैं साक्षरता की बात करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रत्येक अक्षर के लिए एक अलग चिन्ह होता था और लिखना पढ़ना बहुत ही टफ होता था और यही रीजन है कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीक चिन्हों की संख्या सैकड़ों थी बल्कि उन्हें लिखना अधिक पेचीदा था और यहाँ की जो अधिकतर लिखावट है ये बोलने को तरीके को दर्शाती है। मतलब जैसे बोला जाता था उसी प्रकार से लिखा जाता था। जैसे वर्तमान में हम देखें, जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं उसका तरीका अलग होता है निवेदन करने का। हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान, फिर उसके बाद हम विषय लिखते हैं, फिर मान्यवर, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि। और यदि हम किसी से मौखिक निवेदन करते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है, लिखित निवेदन की भाषा अलग होती है। जबकि हमें मेसोपोटामिया में अधिकतर जो लिखावट थी वो बोलने के तरीके को दर्शाती थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। अर्थात ये बोलने के तरीके को दर्शाती है यहाँ पे लिखावट, जितनी भी हमें लिखावट मिली है। अब हम चर्चा करते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों की लेखन कला के विषय को क्या देन है। देखिए जो किस्से कहानियां होती हैं उनको तो हम किसी को सुनाकर मौखिक रूप से उनको जीवित रख सकते हैं, लेकिन हम बात करें विज्ञान की और गणित की तो इनके लिए लिखित होना बहुत जरूरी होता है। मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे उनकी जो मुख्य देन है वो गणित, इनकी कालगणना और खगोल विज्ञान है। सबसे पहले हम बात करते हैं गणित की। तो देखिए 1800 ईसा पूर्व कुछ ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा भाग की तालिकाएं मिली हैं, वर्ग और वर्गमूल की तालिकाएं मिली हैं, चक्रवर्ती ब्याज की एक सारणी दी गई थी और साथ ही 2 का वर्गमूल भी दिया गया था। यहाँ पर ये 2 का वर्गमूल दिया गया था। यदि इसको हम हल करते हैं तो इसका आंसर निकलता है 1.4142129 जो कि सही आंसर जो होता है उसके बहुत ही करीब होता है। तो सबसे बड़ी जो देन थी वो गणित हो गई। दूसरी मेसोपोटामिया की जो प्रमुख देन थी वो कालगणना होती है। देखिए पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा परिक्रमा लगाता है उसको इन्होंने माना 1 वर्ष। सामान्यतः जो हमारे कैलेंडर होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा के आधार पर होते हैं, जो पृथ्वी लगाती है सूर्य के, उसमें 1 वर्ष 365 दिन का होता है। लेकिन अगर हम बात करें चंद्र वर्ष की बात करें कि चंद्रमा अपनी परिक्रमा पृथ्वी के 1 वर्ष में पूरा करता है तो उसमें जो दिनों की संख्या होती है 354 दिन होती है। तो उसके अनुसार इन्होंने कालगणना की। फिर उसके बाद में इन्होंने 1 वर्ष को 12 महीने में कन्वर्ट किया और 1 महीने को 4 सप्ताहों में कन्वर्ट किया, एक दिन को 24 घंटों में और 1 घंटे को 60 मिनट में जो विभाजन करने का जो कार्य किया था ये मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था और ये विश्व को इनकी सबसे बड़ी देन है। और इनका ये जो समय विभाजन है ये सिकंदर नामक शासक के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहां से फिर ये रोम जाता है, रोम से फिर इस्लाम की दुनिया में जाता है और उसके बाद में जो मध्ययुगीन जो यूरोप होता है वहां पर ये आता है।
तीसरी इनकी देन थी खगोल विज्ञान। तो देखिए इन्होंने सूर्य और जो चंद्र ग्रहण का वर्ष होता है उसमें मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखते थे ये लोग। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए इनका हिसाब रखते थे। तो ये इनकी सबसे बड़ी देन थी। यदि हम बात करें मेसोपोटामिया की ये सारी उपलब्धियों की, तो इनमें से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन कला और विद्यालय जैसी संस्था ना होती। तो मेसोपोटामिया में लेखन कला के साथ साथ विद्यालय जैसी संस्थाएं भी मिली हैं, जिसी का एक उदाहरण मिलता है, एक पुराकालीन पुस्तकालय मिलता है जिसको असीरिया के शासक है असुरबनीपाल के द्वारा बनाया गया था। 668 से 627 ईसा पूर्व के मध्य में इसका शासन रहा था। इन्होंने इसकी जो राजधानी थी नीनवे, उसमें एक पुस्तकालय की स्थापना की और जो प्राचीन जो पट्टिकाएं हैं थी उनको कलेक्ट किया। बहुत सारे जो साहित्य महाकाव्य थे उनको उन पट्टिकाओं पर लिखवाया। तो इस पुस्तकालय में हमें इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की बहुत सारी पट्टिकाएं मिलती हैं। और असुरबनीपाल के इस पुस्तकालय में 1000 मूल ग्रंथ मिलते हैं और लगभग 30,000 पट्टिकाएं मिलती हैं जिनको विषयवार विभाजन किया गया था। और यही सब रीजन है कि हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, जो इसकी समकालीन अन्य सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता से ज्यादा जानने को मिलता है। तो ये हमारा मेसोपोटामिया के ऊपर लेखन कला के ऊपर चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम शहरीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इन दोनों के ही लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।